जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट 9 है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये जो जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। और इसमें जो है देखिए 2022 में थोड़ा सा जो आपको याद रखने वाली चीज़ वो है कि जो भारत की रैंकिंग रही है वो 135 रही है, 135 रैंक रही है आउट ऑफ 146। 146 देशों में भारत की रैंकिंग 135 रही है। पिछले साल ही 140 थी, तो इस बार इम्प्रूवमेंट किया है भारत ने। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि WEF द्वारा और कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती है। ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक पूछा गया, ऐसे ही आपसे और किसी चीज़ का नाम पूछ लिया जाएगा और इंडेक्स का नाम पूछ लिया जाएगा, और यही क्वेश्चन रहेगा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो है WEF द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल प्रोग्राम इंडेक्स किसके द्वारा, तो ये भी WEF द्वारा ही किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपके ये 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय समुदाय से संबंध रखती है? तो देखिए, ये जो संबंध रखती हैं संथाल से रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले जो है ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अब देखिए, इससे क्वेश्चन और क्या बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू, अगर कोई भी एग्जामिनर होगा वो द्रौपदी मुर्मू का जो उसको पता होगा कि समुदाय संथाल है, तो वो संथाल रिवॉल्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन संथाल रिवॉल्ट से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब हुआ था, उसका वर्ष पूछ लेगा। तो वर्ष के लिए मैं आपको बता दूं, 1855 से 56 में हुआ था ये। और किसके खिलाफ हुआ था, तो ब्रिटिशर्स या जमींदार जो लोग थे उनके खिलाफ हुआ था ये। और बेसिकली क्या था, जो स्ट्रक्चर था, टैक्स स्ट्रक्चर था, उसके खिलाफ ये इन्होंने किया था। थर्ड क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो देखिए, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो देखिए इको फ्रेंडली होते हैं, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, उनको ये इको मार्क दिया जाता है। एक ग्रीन कलर का बॉक्स आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स पे बना हुआ इस तरीके से, तो ये सर्टिफिकेशन है कि ये जो है ये प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खनिज किससे मिलेगा? खनिज मिलेगा समाप्त होने योग्य है। खनिज जो है देखिए नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है, मतलब असमाप्त मतलब कि रीन्यूएबल किया जा सकता है इसको। बायोगैस का जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस में होते हैं। वन अप्रोपण वर्षा के थ्रू होता है। तो देखिए, इसी तरीके से इसका जो आंसर आप मैच कर लेंगे, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जैव विघटित प्रदूषक हैं। जैव विघटित प्रदूषक है मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है एक तरीके से। तो इसमें देखिए जो वाहित मल है वो बायो से रिलेटेड है, मतलब एक तरीके से जैव है, और ये क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ये जो भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं सॉइल में, इनको डिग्रेड कर देते हैं, और ये देखिए हानि रहित होते हैं जो सॉइल के लिए या पर्यावरण के लिए। इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो घरेलू अपशिष्ट जो है वो इसमें आ जाते हैं। जो घरेलू कचरा होता है वो आ जाता है, मूल मूत्र आ जाता है, और वाहित मल भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पूरी कराई हुई है कि ये राष्ट्रीय उद्यान और राज्य जो हैं वो कहाँ से रिलेट करते हैं। तो देखिए, बांदीपुरा कर्नाटक से बिल्कुल रिलेट करता है, इसी में सिचुएटेड है। राजाजी उत्तराखंड में सिचुएटेड है। सिंपलीफाल उड़ीसा में सिचुएटेड है। पिनवैली देखिए जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड नहीं है, तो ये गलत हो गया। सुमेलित नहीं वाला पूछा था, तो ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पिनवैली पाया कहाँ जाता है? पिनवैली है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। पिनवैली है लाहौल और स्पीति जिले में, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो देखिए, अगर आपको जलवायु को एक तरीके से स्टैंडर्ड उसका मापना है कि क्या स्टैंडर्ड है, तो आप प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो भी नेचुरल फ्लोरा है उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि जलवायु का स्तर क्या है। और इसका कारण ये है कि जल प्रिय पौधे जो हैं आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं।
तो देखिए जो जलप्रिय पौधे होते हैं, वाटर लविंग प्लांट्स हैं, वो आर्द्र जलवायु में, मतलब मॉइस्चरस जो जलवायु रहेगी उसमें पाए जाते हैं। तो देखिए ये एक कारण है इसका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कारण है, ये एक कारण है, लेकिन ये जो कारण है असर्शन को बिल्कुल क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है इसका, इसलिए दोनों के दोनों सही भी होंगे और जो रीज़न होगा वो ए का सही, असर्शन का सही स्पष्टीकरण कर रहा होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ए है। और इसी तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा भावी बुद्ध है? तो देखिए बौद्धिक जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं कि जो मैत्रेय होंगे, मैत्रेय वो आने वाले टाइम में, जैसे बुद्ध आए थे, बुद्ध ने जन्म लिया था, तो इसी तरीके से मैत्रेय भी भविष्य के बुद्ध रहेंगे। अगर जब अनैतिकता, अनाचार, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी पृथ्वी पे, तो ये फिर से जो मैत्रेय हैं जन्म लेंगे और बौद्ध धर्म का जो है फिर से संस्थापना करेंगे और इसी के साथ में मानव को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। तो आप इसको याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए आपके कौन से सेक्शन में बन सकता है, जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, जो विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति की, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस तरीके के चीज़ें जो हैं तैयार करनी है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि आपको वो वाला सेक्शन कैसे तैयार करना है। साथ ही उसके अलावा मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है इस सेक्शन के ऊपर, तो वो भी आप वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं, चैनल वीडियोज़ में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो देखिए चंबल में बेतवा नदी जो है एक अलग नदी है जो कि यमुना से मिलती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में। बाकी शिप्रा, काली सिंध, पार्वती जो है वो चंबल में मिल जाती हैं और बेतवा जो है नहीं मिलती। तो इसका जो आंसर रहेगा सी ऑप्शन रहेगा, बेतवा। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इंग्लिश जो मीडियम के छात्र देख रहे हैं उनको बता दूं, अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में दिया है, कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 17 है। अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का दिया गया है। और ये देखिए किसके अंडर आता है, ये बेसिकली आते हैं आर्टिकल्स 14 से 18 आते हैं इक्वालिटी के अंदर, समानता के अधिकार, समता के अधिकार के अंदर आते हैं ये। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को क्या लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, सांसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा के बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है? तो देखिए ये जो आंसर रहेगा इसका डी रहेगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी जो होती है, जिसको मेजॉरिटी मिलती है, मेजॉरिटी पार्टी, वो उनको नामित करती है। एक कैंडिडेट अपना जो है बता देती है कि भाई हमारा ये कैंडिडेट जो रहेगा ये प्रधानमंत्री बनेगा। अब देखिए इसमें क्राइटेरिया ये नहीं है कि जो कैंडिडेट उनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है बहुमत पार्टी द्वारा, वो ज़रूरी नहीं है कि चुन के आया हो, एमपी बन के आया हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसको 6 महीने के अंदर जो है अपनी सदस्यता प्रूव करनी होती है सदन में। तो कहीं पे जैसे बाई इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे जो है वो एमपी बन जाता है। इस तरीके से काम चलता है देश का। इसके अलावा अगर बहुमत प्राप्त नहीं किया है किसी भी पार्टी ने, तो उस केस में राष्ट्रपति पे निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। और ये जो बात कही गई है कौन से आर्टिकल में, 75 के सब क्लॉज 1 में ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इसको आप रट लीजिए। जो लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनको तो पता ही होगा। जो लोग बेसिकली पहली बार अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो वो इसके आर्टिकल को बिल्कुल रटेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में एज इट इज़ दिया गया है ये। तो संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS IPS वाले एग्जाम्स लेता है, CAPF वगैरह जो एग्जाम्स लेता है, तो उसकी बात चल रही है। साथ में राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 315, अनुच्छेद 315 में इसका विवरण है पूरा। और कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए सेंटर के लिए, संघ के लिए, और प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। और अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, अगर उसमें जो है उनके विधानमंडलों की जो है सहमति हो और सांसद ने उस पर कोई भी एक्ट बनाया हो, तो तब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, कि इंपॉर्टेंट है, कृषि से संबंधित रहेगा।
जो आपका यूनिट 6 है उसमें जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वहाँ पे एग्रीकल्चर आपका टॉपिक दिया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो कृषि मूल्य आयोग की जो स्थापना हुई है वो बेसिकली 1965 में हुई है। अब जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा उसमें से क्वेश्चन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरीके से भी आ सकता है। 1965 में हुई कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, एग्रीकल्चर कॉस्ट कमीशन की जो है स्थापना हुई है। 1985 लगभग 20 साल बाद में फिर किसकी हुई? कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रखा गया, तो CACP कर दिया गया इसका नाम। CACP का मतलब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये नाम कर दिया गया। आप बिल्कुल इसको एक तरीके से फिर से नोट कर लेंगे कहीं पे। और देखिए ये क्या करता है, ये रिकमेंड करता है CCEA को। CCEA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को क्या करता है? रिकमेंड करता है कि जो MSCA कुछ विशेष फसलों पे वो कितनी होनी चाहिए। इसमें CCEA जो है उनकी बात को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, बाध्य नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है? तो देखिए मतलब बेसिकली शिक्षण का जो परिमाण है, जो मॉडल ऑफ टीचिंग है, वो किसका वर्णन होता है। इसका मतलब है कि ये किसका विवरण होता है। एक तरीके से आप ये वर्णन शब्द हटा भी देंगे तो ठीक से समझ पाएंगे। अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षण व्यवहार भी शामिल है। तो देखिए किसका विवरण होता है? ये होता है अधिगम परिवेश का। अधिगम परिवेश मतलब टीचिंग एनवायरनमेंट का विवरण होता है एक तरीके से। जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो टीचिंग एनवायरनमेंट, टीचर कैसा एनवायरनमेंट बना रहा है बच्चों के साथ में, और उसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। तो देखिए टीचर का जो व्यवहार है वो भी उसमें शामिल है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो शिक्षण का मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का परिमाण मतलब प्रतिमान मतलब होता है मॉडल ऑफ टीचिंग, और अधिगम परिवेश का मतलब है टीचिंग एनवायरनमेंट जिसमें शिक्षक का व्यवहार भी शामिल है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में, तो देखिए अगर कोई भी शिक्षक जो है विश्वविद्यालय में और विद्यार्थियों के सृजनात्मक कंस्ट्रक्टिव स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बना रहा है, तो बेसिकली किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव जो है उनका एक तरीके से कर सकते हैं विद्यार्थियों का, उस पर जो है स्टडी करना चाह रहा है, तो इस तरीके की स्टडी को क्या कहा जाएगा? इस तरीके की स्टडी को कहा जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि का मतलब होता है बेसिकली जो फंक्शनल रिसर्च होती है, फंक्शनल विधि होती है, फंक्शनल जो तरीका होता है, फंक्शनल टेक्निक हम कहेंगे इसको। तो इसका प्रयोग करेगा वो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विद्यार्थी हैं उनको जो है कंस्ट्रक्टिव करे। उनको कंस्ट्रक्टिव करने का मतलब उनके जो सर्वांगीण विकास है, उनकी पढ़ाई में भी और उनके बिहेवियर वगैरह में भी काम करता हो, तो कार्योत्तर विधि काम करेगी। यहाँ पे कार्योत्तर विधि के थ्रू वो काम कर सकता है। इसके अलावा देखिए 16 क्वेश्चन है, कोई शोधकर्ता अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में ICT का प्रयोग करता है। वह परिमाणों का निर्वाचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराती है और इसके लिए विशिष्ट ICT युक्तियों को जिम्मेदार मानती है, तो इसको कहा जाता है। तो देखिए अगर किसी ने, कोई भी रिसर्चर है, इफ़ शी और ही इज़ डूइंग रिसर्च और उसके बाद में कोई त्रुटियाँ आ जाती हैं, एरर आ जाता है, और उसके लिए वो तकनीक को जो उसने ICT लैपटॉप वगैरह इंटरनेट वगैरह का यूज़ किया है उसको उत्तरदायी मानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस। टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब है तकनीकी अक्षमता। तो तकनीकी अक्षमता को जो है वो इसका कारण बताते हैं उन एरर्स का। और इसमें देखिए ये एक, अगर ICT संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है आपके पास में, अभाव है उसमें, तो इसको शोध में उसके गलत प्रयोग का उदाहरण है। तो ये भी क्या है? एक रिसर्च एथिक्स के खिलाफ चीज़ है कि अगर आपको जो है ठीक से टेक्निकली चीज़ें नहीं आती हैं, टेक्निकल चीज़ें नहीं होने की वजह से एरर अगर उत्पन्न होते हैं आपकी थीसिस में या आपके शोध पत्रों में, तो उसमें ये एक तरीके से एथिकल जो है, एथिकली गलत है, रिसर्च एथिक्स में जो है गलत माना जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ इसमें कि जैसे कि हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, जो हार्डवेयर टेक्निक है, सॉफ्टवेयर टेक्निक है, या कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से, या इवन मानव संसाधन की वजह से कोई भी चीज़ें गलत होती हैं, तो उससे एरर उत्पन्न हो सकता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो देखिए सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। तो व्यक्ति की आयु जो उदाहरण है, ये देखिए
रिसर्च का ही पार्ट है। जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसमें डेटा कलेक्शन की बात में सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें व्यक्ति की आयु जो है वो उदाहरण है किसका, सतत चर का उदाहरण है। सतत चर का मतलब है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का उदाहरण है। और इसी तरीके से जो है डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी होते हैं। तो दो तरीके से वेरिएबल्स को डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, एक डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में उदाहरण हो सकता है जैसे टाइम को अगर हम कर रहे हैं कि कोई भी बेसिकली कितना टाइम लग रहा है उसको हम देख सकते हैं। टेम्परेचर कितना है उसको भी हम कॉन्टिन्यूस में ही काउंट करेंगे, लेंथ कितनी है उसको कॉन्टिन्यूस में काउंट करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूस चीज़ है, उसको हम बिल्कुल एज इट इज़ नहीं बता सकते। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होता है, एज इट इज़ हम बता सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस किताब में कितने पेजेस हैं, तो वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल का उदाहरण है, क्योंकि किताब में 3 पेजेस होंगे या 4 पेजेस होंगे या 300 पेजेस होंगे, 400 पेजेस होंगे, उनको हम पेजेस के थ्रू बता सकते हैं। लेकिन टाइम जो है, मान लीजिए टाइम एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और टाइम में हम उसको कितना भी डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। इसी तरीके से लेंथ को हम डिवाइड कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी हम इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी के विकास। देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, इसको आप विकास कर लेंगे। विकास का श्रेय किसको जाता है, तो देखिए ये जो विकास का श्रेय जाता है ये जाता है JS किल्वी को। JS किल्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और इसमें बेसिकली क्या था, सिलिकॉन का यूज़ करना शुरू कर दिया गया था 1958 में, आईसी का निर्माण किया था। इसी के लिए उन्हें वर्ष 2000 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल को कॉपी करने के लिए आप जब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करोगे तो क्या होगा। तो देखिए कंट्रोल की को आपने जो है दबाया हुआ है और आप इसके साथ में सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हो। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अगर एक से ज़्यादा सेल हमें कॉपी करने हो, देखिए सेल इस तरीके से बनी हुई है और हमने कंट्रोल की दबाई हुई है, CTRL की दबाई हुई है और हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक से ज़्यादा सेल्स को भी एक साथ में क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल की के थ्रू और इसमें फिर कर्सर के थ्रू आपको उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM। तो देखिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में जो CRM है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको नहीं पूछे जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये एक तरीके से क्या है, एक कंपनी के लेवल पे चीज़ पूछी जा रही है। लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्नलिखित में से कौन से कार्य पूरे किए जाते हैं। तो देखिए ईमेल क्लाइंट क्या होता है, एक तरीके से क्या है, कई सारे एक पीसी पे ही कई सारे ईमेल्स को क्या करना, उनको मैनेज करना, ये ईमेल क्लाइंट का काम है। तो इसको अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कार्य पूरे किए जा सकते हैं। तो आपके ISP मेल सर्वर का IP एड्रेस उपलब्ध कराना होता है, इसमें ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना होता है। ईमेल खाता मतलब आपने कौन से ईमेल से जो है कौन से नाम से ईमेल बनाया हुआ है। और एक देखिए विनिर्दिष्टि करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं की जाती हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो देखिए ये पूछा जा रहा है कि कब से किया जा रहा है, तो इसको वर्ष 2010 से इसका आयोजन किया जा रहा है। 2010 से जो है इसका आयोजन शुरू किया गया है, किसका, खेल महाकुंभ का। इसके बाद में देखिए मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकियन चैंपियनशिप 2022 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये स्पोर्ट्स इन न्यूज़ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें 9 पदक जीते गए हैं। इस तरीके की एक मैंने वीडियो कॉमनवेल्थ की बनाई है इंपॉर्टेंटली। क्वेश्चन नंबर 24 है, मई 2022 में पोप फ्रांसिस। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा कि इसको आप मार्क करिए। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से
इंटरेस्टेड लगते हैं एग्जामिनर को, पूछ सकता है आपसे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा देव सहायम पिल्लई। देव सहायम पिल्लई जो है इसका आंसर है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली? तो देखिए कौन सा युग्म है, वो है मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा जो हैं उन्होंने भी क्या कर दिया था, गोली चला दी थी किस पे, जो भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली था, और कवास लक्का को गोली से भून दिया था। इसके अलावा जो उधम सिंह थे, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर जो कि तत्कालीन पंजाब का गवर्नर था किस टाइम पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे, उसको गोली से जो है हत्या कर दी थी। दोनों को जो है फांसी चढ़ा दी गई थी। इसके बाद देखिए किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो गांधी से रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चौरा चौरी हत्याकांड इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है चौरा चौरी। और इसमें जो है देखिए 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था। 4 फरवरी 1922 को ये हुई थी घटना। इसके अलावा 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया था वापस लेने वाला, NCM को वापस लेने का निर्णय ले लिया गया था। और इसके अलावा देखिए उन्होंने यंग इंडिया में इसका वर्णन भी किया था कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ, ये कहा गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग? तो देखिए ये कितना समय लेता है, 8 मिनट का समय लेता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8 मिनट, और टू बी एग्जैक्ट इट इज़ 8 मिनट्स 19 सेकेंड्स, एंड इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकेंड देन इट विल बी 499 सेकेंड्स, 499 सेकेंड्स कहा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करें ऐसे क्वेश्चन को। तो जो भी योजनाएँ चलाई गई हैं अभी तक, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछा जा सकता, एक जनरल स्टडीज़ वाली बात कही गई है और तो बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो ट्राइसेम जो है देखिए इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस योजना का नाम है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आपने IRDP सुना होगा। IRDP के समर्थन घटक के रूप में ये अगस्त 1979 में प्रारंभ किया गया था। और 1999 में आपने ये भी सुना होगा, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी उसमें इसको क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था, इसको विलीन कर दिया गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए एक आध क्वेश्चन को अगर जो तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो लोग पहली बार अगर सुन रहे हैं तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन में जो जिन्होंने पढ़ रखा है उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा, तो आपको भी किसी न किसी फील्ड में ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है कि, तो इसलिए मान के चलें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 29 क्वेश्चन है, UGC अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्रीय राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। बिल्कुल सही बात है। UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत UGC की सलाह पर केंद्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित, देखिए मानित विश्वविद्यालय मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी रहेंगी उनको घोषित किया जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, बिल्कुल ये दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो कथन 1 और 2 दोनों सही रहेगा। इसके अलावा देखिए 30th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़ इज़, किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल, ये भी आप टिक कर लीजिए। भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 1 अगस्त 2022 को वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। आप इसको बिल्कुल टिक कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो देखिए जो इनका नाम है वो है अचिंता सियूली इनका नाम है, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों ये थी आज का टेस्ट, और इसके अलावा और भी टेस्ट जो हैं जल्दी आने वाले हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल थोड़ा सा कंसिडर्ड कीजिए, जो भी नीडी हैं उनको शेयर किया कीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कुछ भी फीडबैक देना है आपको, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अगर इन सीरीज़ में क्या क्या मैं और शामिल कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल वो कमेंट करके बताया करिए। साथ ही मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि क्या मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स से ही मुझे पता चलेगा किस तरीके का रिस्पॉन्स है, और आप
लोगों के मन में क्या चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों लगे रहिए तैयारी में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।